बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट में सपोर्ट कैसे हासिल की जाती है। तो 3 मैकेनिज्म थे। एक टर्जिडिटी के ज़रिए, ख़ास तौर पर जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं वो इस टेक्निक से अपने लिए सपोर्ट हासिल करते हैं। दूसरे सपोर्टिंग टिश्यूज़ थे जिसमें कॉलन कायमा और स्केलरन कायमा। कॉलन कायमा की सेल वॉल भी ठीक थी और वो टर्जिड भी हो रहे थे। स्केलरन कायमा की सिर्फ सेल वॉल ठीक थी और इतनी थिक सेल वॉल की वजह से उनको सपोर्ट मिला। अब तीसरा ऑप्शन ये भी लकड़ी वाले पौधे करते हैं। यहाँ अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ की एक खास तरतीब की वजह से भी सपोर्ट मिलती है और ये अरेंजमेंट ऑफ स्पेशली सपोर्टिंग टिश्यूज़ है। सपोर्टिंग टिश्यूज़ को हमने स्केलेटन कायमा भी कहा है, ये जाइलम फ्लोएम भी हैं। स्केलेटन कायमा डेड हों तो तब कहते हैं, जाइलम फ्लोएम जब जिंदा हों तब कहते हैं। तो अगर हम इनके रूट और स्टेम को काट के देखें तो जाइलम और फ्लोएम इस तरह से एक रिंग में अरेंज है। हमेशा फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, बीच में कैम्बियम। ये कैम्बियम वाली बात आप जहन में रखें, बाद में काम आने वाली है। इस तरतीब की वजह से क्या होता है कि सपोर्ट मिलती है पौधे को। तो इस तरतीब से सपोर्ट कैसे मिलती है, मैं इसकी मिसाल बताता हूँ। ये दायरे में हुए ये मजबूत पिलर्स की तरह हैं और इनके अंदर भी कुछ सेल्स भरे हुए हैं जिसको पित्त भी कहते हैं और कैपिलरी रेज भी कहते हैं। ये सारा एरिया फिल्ड है। तो आप एक कंक्रीट का पिलर कैसे बनता है उस पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको नज़र आएगा। सेंटर में 4 उसमें सरिये खड़े किए जाते हैं, फिर कंक्रीट सरियों के इन साइड पर भी सराउंडिंग में भी भर दिया जाता है। और इस तरह से जब ये कंक्रीट और सरिया एक ख़ास तरतीब से मिलते हैं तो कितना मजबूत पिलर बनता है जो 100 मंजिल की बिल्डिंग को भी उठा सकता है। वरना इंजीनियर्स ने पहले भी ये तजुर्बात किए हैं। खालिश कंक्रीट के जब पिलर बनते हैं तो उनमें सख्ती बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती है, लचक नहीं होती, जिसकी वजह से अगर उनकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा वज़न पड़ा तो टुकड़े हो जाते हैं। खालिश सरिये के भी मोटे पिलर्स बनाए गए, वो मेटल है तो उसमें लचक है। जब उसकी गुंजाइश से मामूली भी ज़्यादा वज़न पड़ गया तो वो बेंड हो जाते थे। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया गया तो फिर अब ये पिलर ना झुकने वाला ना बिकने वाला वो हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर क्या है, जाइलम और फ्लोएम को एक कंक्रीट के पिलर के सरियों की तरह रखा गया है। उनका इनसाइड भी सेल से फिल्ड है, आउटर एंड सराउंडिंग सारा सेल से फिल होने की वजह से बेहतरीन सपोर्ट फराहम होती है। ये अरेंजमेंट थी। अब इसी में एक छोटी सी बात और याद रखना है। जो दरख्त हैं, मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा, ये लकड़ी वाले पौधों में लिविंग पार्ट बहुत मुख्तसर सा होता है। ये इतना सा दायरा लिविंग है, इसके इन साइड पर जितनी लकड़ी है वो भी डेड है और इससे बाहर जो खुश्क बार है वो भी डेड है। सिर्फ एक लाइन है बहुत बारीक सी, वो लिविंग है और इसी लाइन में एपिडर्मिस के सेल्स भी हैं, कॉर्टेक्स के भी हैं, एंडोडर्मिस भी है, पेरिसाइकल भी है और नए जाइलम और फ्लोएम इधर ही एक्टिव होते हैं। अंदर तो सारे डेड ये स्केलेटन कायमा है। तो इसकी वजह से सपोर्ट बेहतरीन तौर पर मिल जाती है, ठीक हो गया बच्चे। अब हम आते हैं अगले हिस्से की तरफ, वो है ग्रोथ। सबसे पहले तो इस ग्रोथ को आपने जहन में रखना है। क्या है, अमूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दोनों को साथ साथ रख के डिस्कस किया जाता है और तरतीब ये वाली ठीक नहीं है। पहले डेवलपमेंट फिर ग्रोथ होती है। दोनों में फ़र्क क्या है वो समझने के लिए हम एक प्लांट की लाइफ साइकिल पर एक नज़र डालते हैं। देखें, सबसे पहले पौधे में 2 सेल्स होते हैं, एक को हम एग कहते हैं, दूसरे को स्पर्म कहते हैं। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक डिप्लॉयड सेल बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट सेल डिवीजन के मुख्तलिफ मराहिल तय करके ऐसी एक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो का दरमियान वाला हिस्सा मीजोकोटाइल कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल कहलाता है। और यही एम्ब्रियो सीड में इस तरह से मौजूद होता है, इसके गिर्द खुराक है। जब जर्मिनेट करेगा तो हाइपोकोटाइल बाहर आकर नीचे जाएगा तो रेडिकल से रूट, एपिकोटाइल बाहर आकर ऊपर जाएगा तो प्लोम्यूल और प्लोम्यूल से फिर शूट सिस्टम बनेगा। इसको कहते हैं जर्मिनेशन, इस तरह उगने को।
अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये एक सेल से इतना बड़ा एम्ब्रियो बन रहा था, ये पूरा अमल डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्या है? अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस ड्यूरिंग विच not only the size of organism increases but new parts are also formed. डेवलपमेंट में दो काम हो रहे हैं, जानदार का साइज भी बढ़ रहा है और नए नए ऑर्गन्स या पार्ट भी बन रहे हैं। मसलन देखें, जब ये एक सेल में था तो ना कोई पार्ट था ना कुछ था, लेकिन जब ये मल्टी सेलुलर होकर इस शेप में आ गया तो तीन पार्ट तो हो गए ना, एपिकोटाइल, मेसोकोटाइल, हाइपोकोटाइल हो गया, साइज भी बढ़ गया है। जब साइज भी बढ़े, नए पार्ट्स भी बन जाए तो इस सेक्शन को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। अब ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ है ओनली इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब ये होगा तो अब सीधा आगे बढ़ेगा, इसी तरह ये रूट नीचे जाएगी, इस अमल को कहा जाता है ग्रोथ। तो ग्रोथ में सिर्फ साइज बढ़ता है, डेवलपमेंट में साइज भी बढ़ता है और नए पार्ट्स भी बनते हैं। तो पहले कौन सा काम होता है? डेवलपमेंट, फिर ग्रोथ होती है। तो पौधों में ग्रोथ कैसे होती है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले जनरल डिस्कशन है, फिर हम डायरेक्ट मैकेनिज्म पे आए। तो आपने ध्यान से ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। पौधों में ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। पौधे की जितनी भी उम्र है उस दौरान पौधा अपने साइज में इजाफा करता चला जाता है। इसको कहा जाता है ओपन ग्रोथ। थोड़ा तवज्जो करेंगे तो मैं एक और मिसाल है। हम इंसान की बात करें तो इंसान में ग्रोथ पैदा होने से के बाद शुरू होती है, लेकिन ये ग्रोथ उम्र भर नहीं रहती है। 15 साल तक फास्ट ग्रोइंग एज है, ग्रोथ रेट तेज होती है। 15 से 25 तक स्लो हो जाती है, 25 के बाद ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। जबकि पौधों के बारे में क्या कह रहा हूं मैं? इनकी ग्रोथ जब तक पौधा जिंदा है तब तक जारी रहती है। इसीलिए पौधों की ग्रोथ को क्या कहते हैं? ओपन ग्रोथ। हाँ, अलबत्ता एक चीज याद रखें, गंदम, चावल, मकई या घास, ये पौधे मुख्तसर एज वाले हैं, 6 महीने, 7 महीने, 3 महीने ये उम्र, तो फिर भी अपनी इस पूरी उम्र में ये ग्रोथ जारी रखेंगे। जबकि दरख्त हजारों साल के हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त जो है, सबसे एजेड दरख्त, उसका नाम रखा गया जनरल शर्मन्स ट्री। उसकी उम्र 9000 साल है और 9000 साल से वो ग्रो कर रहा है। लेकिन ग्रो तो कर रहा है, ग्रोथ रेट सेम नहीं है। शुरू में जब यंग था तो उस वक्त फास्ट थी, अब थोड़ी स्लो है, लेकिन ग्रोथ जारी है। तो प्लांट में ओपन ग्रोथ होती है, और ओपन ग्रोथ का मतलब क्या है? व्हेन द ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। अब अगला सवाल उठेगा कि इनमें ऐसा क्या है जो इनके पास ओपन ग्रोथ है? तो उसकी वजह है बिकॉज दे हैव डिवाइडिंग सेल्स। पौधों के पास मखसूस सेल्स हैं जो सिर्फ डिवाइड हो सकते हैं, और आपको मालूम है ऐसे डिवाइडिंग सेल को क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये एनिमल के पास नहीं है। और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की खूबी क्या है? ये सिर्फ डिवाइड हो सकते हैं, ये स्पेशलाइज कभी नहीं होते। और मैं आप 4 नुक्ते बताता हूं, वो ध्यान में रखें। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम बाकी सेल से अलग कैसे करें? इनकी 4 खूबियां हैं। पहली खूबी थिन सेल वॉल। इनकी सेल वॉल बहुत पतली, वरना मोटी सेल वॉल होती तो वो सेल डिवीजन में रुकावट डालती। दूसरी चीज क्या है? थिक साइटोप्लाज्म। इनका साइटोप्लाज्म गाढ़ा है। साइटोप्लाज्म गाढ़ा होने की वजह क्या है? इसमें सेल डिवीजन का मटेरियल जमा किया गया है, इसलिए गाढ़ा हो गया। तीसरी शर्त क्या है? नो वैक्यूल। प्लांट के सेल के सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल होता है ना, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के वैक्यूल नहीं होता। वैक्यूल ना होने की वजह से न्यूक्लियस इन द सेंटर, इनका न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होगा। तो ये 4 खूबियां याद रखेंगे आप। ये सेल है, बहुत ही बारीक सेल वॉल है, वैक्यूल है ही नहीं, न्यूक्लियस सेंटर में है। वरना वैक्यूल हो तो प्लांट के सेल का न्यूक्लियस कहाँ होता है? साइड पे। इनमें वैक्यूल नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस
सेंटर में। तो 4 आसान कैरेक्टर हैं, ये याद रखना। सर इससे इनकी कैरेक्टर में कोई मतलब इनका जो काम है उसमें कोई फायदा होगा सर में क्यों ना होने से? क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहे ना, इसलिए परमानेंट नहीं है, तो इसलिए इनका काम डिवाइड होना है। तो वैक्यूल का ना होना, न्यूक्लियस में सेंटर में होना, ये इनकी डिवीजन को इजी करता है। तो याद रखना हमेशा, किसी सेल की शेप और उसमें अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो उसके फंक्शन को फैसिलिटेट करने की। अच्छा, अब एक और चीज़, यानी मेरिस्मेटिक सेल्स की वजह से प्लांट में ओपन ग्रोथ होती है। अब अगला सवाल आएगा कि ये मेरिस्मेटिक सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये याद रखना, हर्ब्स में या हर्बेशियस प्लांट्स में हैव मेरिस्मेटिक टिश्यूज इन देयर होल बॉडी। इनके पूरे जिस्म में होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज, इसलिए दे कैन ग्रो बाय होल बॉडी। यानी ये फर्ज करें, रूट भी ग्रो कर रही है, स्टेम भी ग्रो कर रहा है, लीव भी ग्रो कर रहा है, हर चीज ग्रो कर रही होती है। लेकिन क्योंकि सीजन शॉर्ट है तो उस शॉर्ट सीजन में जितनी हो सकती थी हो गई। और इस ग्रोथ को कहा जाता है, सच अ ग्रोथ इज यूजुअली कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइमरी ग्रोथ दरअसल पौधे में लंबाई में जो इजाफा होता है इसको कहते हैं। एंड हर्बेशियस प्लांट्स ओनली शो प्राइमरी ग्रोथ। ठीक हो गया बेटा? जबकि इन वुडी प्लांट्स में 2 चीजें आपने अलग से याद रखना है। पहली बात तो यह है कि इनमें मेरिस्मेटिक टिश्यूज पूरे जिस्म में नहीं है। पहला नुकता, मेरिस्मेटिक टिश्यूज ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, नॉट इन होल बॉडी। मखसूस हिस्सों में ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं। दूसरा, दे शो 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ्स, प्राइमरी ग्रोथ एज वेल एज सेकेंडरी ग्रोथ। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? प्राइमरी ग्रोथ में पौधा लंबाई में बढ़ता है, सेकेंडरी ग्रोथ में पौधा चौड़ाई में बढ़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर्बेशियस प्लांट में चौड़ाई वाली ग्रोथ नहीं है, जबकि वुडी प्लांट्स में जितना पौधा लंबाई में बढ़ता है एक खास रेशियो से वो चौड़ाई में भी बढ़ता है। अब अखरोट के दरख्त के तने की मोटाई देखें, इसको हम कह सकते हैं विड्थ और रेडियस। सेकेंडरी ग्रोथ causes increase in width or radius, while primary growth causes increase in their length, लंबाई में इजाफा के सबब। ठीक हो गया बेटा? अब 2 बातें हो गई। पहली बात, जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनके पूरे जिस्म में मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं, इसलिए पूरा जिस्म ग्रो कर सकता है। जबकि वुडी प्लांट्स में मेरिस्मेटिक टिश्यूज मखसूस जगह पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ वो मखसूस जगह ही ग्रो कर सकती हैं। और अभी मैं बताता हूं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। लेकिन इनमें ग्रोथ 2 तरह की है, प्राइमरी ग्रोथ भी है जिससे इनका साइज बड़ा होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ भी है जिसकी वजह से इनकी चौड़ाई में जाती है। तो अब हम देखते हैं वुडी प्लांट्स में मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहाँ कहाँ हैं और उनके नाम क्या हैं और वो कौन सी ग्रोथ के जिम्मेदार हैं। एक पौधे को विजुअलाइज करें जहन में। ये पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं जो ज़मीन के अंदर है, ऊपर शाख है। आज से एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ब्रांच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेम। ब्रांच को भी स्टेम ही समझा जाएगा। ठीक हो गया? याद रखना। अच्छा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज की लोकेशन के लिहाज से अक़साम हैं। मसलन बहुत सारे मेरिस्मेटिक टिश्यूज रूट के टिप्स पर पाए जाते हैं और स्टेम के भी टिप्स पर पाए जाते हैं। टिप को एपेक्स भी कहते हैं। तो इन सब को कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं इसको। ये भी एपिकल मेरिस्टेम है और ये भी सारे एपिकल मेरिस्टेम, यानी पौधों के जितनी शाखें हैं या तने का एंड है आखिरी, उधर ये टिश्यू पाए जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे?
एपिकल मेरिस्टेम। इसके बरक्स सिर्फ स्टेम में, रूट में नहीं, स्टेम में नोड्स भी तो होते हैं ना, और ये नोड सिर्फ स्टेम में नहीं, शाख में भी है। मैंने पहले इसीलिए कहा कि शाख को भी आप स्टेम ही समझें। जो नोड होता है, यहां एक और तरह का मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसको कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसको क्या कहते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा टिश्यू अंदर होता है, वो बाहर से नजर नहीं आता, ये दोनों तो बाहर से नजर आ सकते हैं। तीसरा, अगर हम स्टेम को या रूट को, मैं वुडी प्लांट की बात कर रहा हूं, ये ज़हन में रखना है, स्टेम या रूट को हम काट कर देखते हैं तो हमें जाइलम और फ्लोएम, यानी जिनको हम वेस्कुलर बंडल कहते थे, वो एक रिंग की शक्ल में नजर आते हैं। रिंग में बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बीच में कैम्बियम है, इसको कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्यों कहा? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर वेस्कुलर बंडल कहते हैं, और ये वेस्कुलर बंडल के बीच में है। ये भी मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं, इनको कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेम। बस ये 3 अक़साम थी। मैं दोबारा बताता हूं। वुडी प्लांट्स में मेरिस्मेटिक टिश्यूज पूरे प्लांट में बराबर तकसीम नहीं है, बल्कि उनके मखसूस एरियाज में पाए जाते हैं, और जिस एरिया में पाए जाते हैं उसके हिसाब से इनके नाम रखे गए। मसलन जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के आखिरी सिरों पे हों, टिप्स पर हों, उसको क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। जो नोड्स में हों उसको क्या कहते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और जो रूट और स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में हो उसको क्या कहते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम। ठीक हो गया? अच्छा, अब इनसे किससे कौन सी ग्रोथ होगी? एपिकल मेरिस्टेम से साफ जाहिर है कि इनसे प्राइमरी ग्रोथ होगी। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब जब ये सेल डिवाइड होते जाएंगे तो यहां पर लंबाई में इजाफा होगा, उधर भी इधर भी। तो प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से हुई? एपिकल मेरिस्टेम। और ये नोड वगैरह में जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इसकी वजह से कौन सी ग्रोथ होगी? लेटरल ग्रोथ। ये फर्क करना बेटा। लेटरल ग्रोथ किसे कहते हैं? साइड में जो इजाफा होगा। असल में नोड से 3 चीजें बन सकती हैं। फ्लावर, फूल बन सकता है, इससे लीफ बन सकता है, और इससे ब्रांच बन सकती है। आप खुबानी का दरख्त सब जानते हैं। मार्च, इस कद्दू में मार्च में खुबानी के दरख्त पर पहले फूल बनते हैं। फूल जिस जगह से बने हैं वही नोड है, वही इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। फूल बने, फिर फूल खत्म हो जाता है हफ्ता 1.5 हफ्ते में, तो उसी जगह लीफ बनना शुरू हो जाता है, और मई के आखिर या जून में वहां से ब्रांच निकलना शुरू हो जाती है। टाइम के हिसाब से बेहतरीन कंडीशन में ये, कम बेहतरीन में वो, उससे कम बेहतरीन में वो। तो ये जो ग्रोथ हुई है ये आरजी है, इसको क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। और इसकी एक्टिविटी की वजह से क्या होगा? प्लांट की चौड़ाई में इजाफा होगा, तो लेटरल मेरिस्टेम से सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो यहां थोड़ी सी एक कंफ्यूजन हो सकती है, उसको आपने जहन में रखना है। टिश्यू का नाम है लेटरल मेरिस्टेम, लेकिन इससे ग्रोथ कौन सी हो रही है? सेकेंडरी। और टिश्यू है इंटरकैलरी, इससे ग्रोथ कौन सी हो रही है? लेटरल। तो ये दोनों लफ्ज मिलते जुलते हैं ना, इसलिए कहीं ये गलतफहमी ना हो कि लेटरल मेरिस्टेम से लेटरल ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं है। लेटरल ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। और सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। अब हमने इन सब की तफसील बताना है, लेकिन इस तफसील से पहले एक और जुमला है, वो ये है कि ये फर्ज करें एक मेरिस्मेटिक सेल है। जब ये डिवाइड होगा, माइटोसिस से डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो 2 सेल्स बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स। इनमें से एक सेल मेरिस्मेटिक ही रहेगा, उसको कहते हैं इनिशियल सेल। सुन रहे मेरी बात? ये एक मेरिस्मेटिक डिवाइडिंग सेल है ना। ये सेल जब डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाता है, तो उनमें से एक अब भी मेरिस्मेटिक ही रहेगा, उसको क्या कहते हैं? इनिशियल।
जबकि दूसरा स्पेशलाइज होकर कोई शेप इख्तियार करके और कोई काम करेगा, डिवीजन वाला काम नहीं करेगा, उसको कहा जाता है डिराइव्ड। तो जब एक मेरिस्मेटिक सेल डिवाइड हो जाता है तो दो डॉटर सेल्स जो बनते हैं उनमें से एक इनिशियल बन जाता है, दूसरा डिराइव्ड। डिराइव्ड वाला कौन सा है? जो डिवाइड नहीं हो सकता, वो कोई और काम करेगा, डिवीजन नहीं कर सकता। सर ये माइटोसिस के जरिए होगा। माइटोसिस हो, सर माइटोसिस के जरिए तो हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स बनते थे, तो ये दोनों ये भी आइडेंटिकल बने ना, बने तो शुरू में आइडेंटिकल थे, लेकिन ये स्पेशलाइज हुआ, वो नहीं हुआ। अंदर से तो सब जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से एक जैसे। तो एक ये नुक्ता याद रखना है, जो जो सेल डिराइव हो गया वो स्पेशलाइज हो जाएगा, अब वो मेरिस्मेटिक नहीं रहेगा, जो इनिशियल होगा वही मेरिस्मेटिक ही रहेगा। ठीक हो गया बेटा?